हर दिन आप काम पर जाते हैं, लेकिन क्या आप अपने काम में सच्ची खुशी महसूस करते हैं? या फिर ऐसा लगता है जैसे काम सिर्फ एक भारी बोझ बन गया हो, जहां फाइलें अनंत रूप से बढ़ती चली जाती हैं, ईमेल्स के जवाब कभी खत्म होने का नाम नहीं लेते और मीटिंग्स के बाद भी कोई ठोस हल या प्रगति नजर नहीं आती। आपके डेस्क पर कागजों का ऐसा ढेर लगा रहता है कि उसे देखते ही मन भारी हो जाता है। डिजिटल फोल्डर इतने अस्त व्यस्त फैले हुए हैं कि क्या चीज कहां रखी है यह याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। और इसी सारी उलझन और अव्यवस्था के बीच आपकी मेंटल एनर्जी धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। आपकी क्रिएटिविटी थकान की शिकार हो जाती है और काम करने का उत्साह कहीं खो सा जाता है। मारी कोंडो और स्कॉट सोनशाइन ने अपनी इस अद्भुत किताब में एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी रास्ता दिखाया है, जो सिर्फ सतही सफाई की बात नहीं करता, बल्कि काम की जगह को साफ सुथरा करके मन में गहरी स्पष्टता और शांति लाने का वादा करता है। क्योंकि जब आप अपने शारीरिक स्पेस को तोड़ फोड़ कर व्यवस्थित करते हैं और डिजिटल दुनिया को भी इसी तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सिर्फ जगह ही नहीं बदलती, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी, आपका काम करने का तरीका और यहां तक कि आपकी दैनिक ऊर्जा का स्तर भी बदल जाता है। और यही वह गुप्त रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं और अपनाते हैं, कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी और सबसे महत्वपूर्ण आपकी काम में खुशी, सब कुछ आपके काम के माहौल से शुरू होती है, उस अव्यवस्था से जो धीरे धीरे आपको निगल जाती है। स्वागत है गोल्लारी बुक्स, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। आइए उत्साह के साथ शुरू करते हैं इस किताब का पहला चैप्टर, जहां हम सीखेंगे कि कैसे एक साफ सुथरी काम की जगह आपकी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 1, साफ सुथरे काम की ताकत, क्यों काम की जगह मायने रखती है। मारी कोंडो और स्कॉट सोनशाइन। इस किताब की शुरुआत एक ऐसी सीधी सादी लेकिन बेहद गहरी और प्रभावशाली बात से करते हैं, जो सुनने में तो सामान्य लगती है, लेकिन असल में आपकी सोच को हिला देती है। वे कहते हैं कि अगर आपका काम करने का माहौल, चाहे वह आपका डेस्क हो, ऑफिस का कोना हो या होम वर्क स्पेस, बिखरा हुआ और अव्यवस्थित है, तो आपकी सोच भी उसी तरह बिखर जाती है। आपका फोकस टूट जाता है और मन में एक स्थायी अशांति बस जाती है। ज्यादातर लोग प्रोडक्टिविटी को गलत तरीके से समझते हैं। वे सोचते हैं कि इसका मतलब है और ज्यादा काम करना, हमेशा जल्दबाजी में रहना, मल्टीटास्किंग करके खुद को थका देना और रात दिन काम के पीछे भागना। लेकिन इस किताब का मूल मैसेज कुछ और ही है, जो क्रांति लाने वाला है। पहले अपने काम के माहौल को बदलिए, उसे साफ सुथरा और इंटेंशनल बनाइए। तभी आपकी सोच में असली स्पष्टता आएगी, आपके काम में सच्चा बदलाव होगा और आप बिना ज्यादा मेहनत के ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स हासिल करेंगे। उदाहरण के लिए मारी कोंडो एक क्लाइंट के बारे में बताती हैं, जिसका ऑफिस ऐसा था जैसे कोई युद्ध क्षेत्र हो। हर टेबल पर कागजों का अनियंत्रित ढेर, पुरानी रिपोर्ट्स जो सालों से बेकार पड़ी थीं, अधूरी फाइल्स जो कहीं से भी शुरू नहीं हो पाती, पोस्ट इट नोट्स जो हर तरफ चिपके हुए थे, और रैंडम चीजें जैसे पुरानी कलमें, टूटे हुए स्टेपलर या अनावश्यक स्टेशनरी जो सिर्फ जगह घेर रही थीं। वह व्यक्ति हर सुबह काम पर आते ही एग्जॉस्टेड महसूस करने लगता था। काम के बीच में भी फोकस बनाना नामुमकिन हो जाता था और शाम तक वह इतना थक चुका होता कि घर लौटते ही सो जाना चाहता। मारी ने उससे सिर्फ एक साधारण लेकिन गहरा सवाल पूछा, इस मेज पर, इस स्पेस में, क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको सच्ची खुशी देती है, जो आपको काम करने के लिए उत्साहित महसूस कराती है? और वह व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आया। फिर उन्होंने उसके वर्क स्पेस को कोंडो मेथड से डिक्लटर करवाया, जहां हर एक चीज को हाथ में लेकर पूछा गया, क्या यह मुझे जॉय स्पार्क करती है? क्या यह मेरे काम को आसान बनाती है? कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद वह टेबल पूरी तरह साफ हो गई। सिर्फ जरूरी और खुशी देने वाली चीजें बचीं, एक प्यारी सी फोटो फ्रेम, एक अच्छी क्वालिटी की नोटबुक और कुछ बेसिक स्टेशनरी। अब काम करते समय मन में भी एक गजब की क्लैरिटी आ गई, फोकस बना रहता और वह व्यक्ति खुद कहने लगा कि जैसे मेरी एनर्जी वापस आ गई हो। किताब में विस्तार से बताया गया है कि हम अक्सर काम को ही ठीक करने की कोशिश करते हैं, टास्क लिस्ट बनाते हैं, टूल्स बदलते हैं, लेकिन काम के माहौल को नजरअंदाज कर देते हैं।
लेकिन जो फिजिकल मेस आप रोज देखते हैं वही धीरे धीरे मेंटल मेस बनकर आपके दिमाग पर गहरा असर डालता है, आपकी क्रिएटिविटी को दबा देता है और स्ट्रेस को बढ़ा देता है। मारी कोंडो का यह प्रसिद्ध कहना है कि हर चीज जिसे आप छूते हैं वह सिर्फ आपके हाथों को ही नहीं बल्कि आपके मन को भी छूती है, प्रभावित करती है। स्कॉट सोनशाइन अपनी रिसर्च के आधार पर बताते हैं कि हम जो अनावश्यक चीजें रखे रहते हैं, चाहे वह पुराने ईमेल्स का ढेर हो, बिखरे हुए नोट्स हो या कंप्यूटर में यूजलेस एप्स और फाइल्स, वे हमारी मेंटल स्पेस को धीरे धीरे भर देते हैं, जैसे कोई अदृश्य बोझ जो आपको नीचे दबा देता है। आप सोचते हैं कि चलो अभी तो काम निपटा लें, बाद में ऑर्गेनाइज करने का समय निकाल लेंगे, लेकिन वह बाद में कभी आता ही नहीं और वह छोटी मोटी अव्यवस्था धीरे धीरे बड़े स्ट्रेस, लगातार डिले और अंततः काम से डिससैटिस्फैक्शन में बदल जाती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि अगर आप काम में सच्ची जॉय लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस जगह को ठीक करें जहां आप काम करते हैं। इसे छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू कीजिए। एक ड्रॉअर से शुरुआत करिए, डेस्कटॉप की फाइल्स को सॉर्ट करिए या अपने ईमेल इनबॉक्स को क्लियर करिए। लेकिन एक बार जब आप साफ सुथरा माहौल बना लेते हैं तो आपका मन खुद ब खुद काम में लगने लगेगा, क्रिएटिविटी बहने लगेगी और यह वही पहला कदम होगा जो आपको जॉय एट वर्क की दुनिया में ले जाएगा, जहां काम बोझ नहीं बल्कि आनंद का स्रोत बन जाता है। चैप्टर 2, डिसीजन फटीग, जब छोटी छोटी चीजें आपका ध्यान खा जाती हैं। मारी कोंडो और स्कॉट सोनशाइन इस चैप्टर में एक ऐसी समस्या पर रोशनी डालते हैं जो आधुनिक कामकाजी जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और जो हमें अनजाने में थका देती है। वे बताते हैं कि कभी कभी सबसे ज्यादा थकान फिजिकल काम करने से नहीं आती, न ही लंबे घंटे काम करने से, बल्कि छोटे छोटे डिसीजन लेने के बोझ से आती है। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में कहते हैं डिसीजन फटीग, यानी दिन भर छोटी मोटी चीजों के बारे में सोचते सोचते, फैसले लेते लेते दिमाग इतना थक जाता है कि बड़ा काम करने की ताकत ही नहीं बचती। जैसे सुबह उठते ही सोचना पड़ता है कि आज क्या पहने जो प्रोफेशनल लगे लेकिन कंफर्टेबल भी हो, कौन सी ईमेल पहले पढ़ें और किसकी प्राथमिकता दें, कौन सा टास्क पहले पूरा करें और कौन सा बाद में, डेस्क पर क्या चीजें रखें जो उपयोगी हों और क्या हटाएं जो बेकार पड़ी हैं, फाइल्स को कैसे नाम दें कि बाद में ढूंढना आसान हो। ये सारी छोटी डिसीजंस जो अलग अलग देखने में मामूली लगती हैं, हर दिन जमा होकर एक बड़ा बोझ बन जाती हैं और जब दिमाग थक जाता है तो क्रिएटिविटी गायब हो जाती है, क्लैरिटी धुंधली पड़ जाती है और मोटिवेशन का ग्राफ नीचे गिरने लगता है। उदाहरण के तौर पर एक कंपनी में मारी कोंडो एक सीनियर मैनेजर से मिली जो रोजाना 100 से ज्यादा ईमेल्स पढ़ते थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, सब कुछ स्टक सा हो गया है। मारी ने जब उनके वर्कस्पेस का गहन ऑडिट किया तो पाया कि उनका दिमाग हर दिन फाइल नेम्स की उलझन में, मेल फोल्डर्स की अव्यवस्था में और क्लटर्ड इनबॉक्स की भूल भुलैया में फंसा रहता था। हर ईमेल खोलने से पहले सोचना पड़ता कि यह जरूरी है या नहीं, कहां सेव करें आदि। उन्होंने इनबॉक्स को सिंप्लीफाई करने में मदद की, सिर्फ जरूरी कैटेगरीज रखीं जैसे एक्शन आइटम्स, रेफरेंस और आर्काइव। बाकी सब पुरानी ईमेल्स को तुरंत आर्काइव या डिलीट कर दिया। अगले ही हफ्ते वह मैनेजर ने खुशी से बताया, अब मेरा दिमाग पूरी तरह फ्री लगता है, जैसे एक भारी ताला खुल गया हो। मैं फिर से साफ साफ सोच पा रहा हूं, नए आइडियाज आ रहे हैं। इस चैप्टर का मैसेज बेहद साफ और प्रेरणादायक है। कम डिसीजंस लीजिए, ज्यादा क्लैरिटी पाइए। अगर आप हर दिन इन छोटी चीजों में उलझे रहेंगे तो बड़े और महत्वपूर्ण कामों के लिए न तो समय बचेगा और न ही एनर्जी। ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करने का असली मतलब है डिसीजन फटीग को कम करना, ताकि आपका दिमाग फ्री हो सके, फोकस्ड रहे और काम पर पूरी ताकत लगा सके बिना किसी अनावश्यक बोझ के। चैप्टर 3, क्या यह चीज मेरे काम में जॉय लाती है? मारी कोंडो का यह सिग्नेचर सवाल है, डस इट स्पार्क जॉय, जो उनकी पूरी फिलॉसफी का केंद्र बिंदु है। लेकिन इस बार वे इस सवाल को काम की दुनिया में अप्लाई करने की बात करती हैं, और यह सिर्फ सजावट या सतही खुशी की नहीं, बल्कि गहरी,
कार्यात्मक एनर्जी की बात है जो आपके टूल्स, फोल्डर्स, फाइल्स और यहां तक कि डिजिटल टूल्स आपको देते हैं। आप हर दिन किन चीजों को छूते हैं, किस सॉफ्टवेयर में घंटों काम करते हैं, किस नोटबुक या ऐप में नोट्स बनाते हैं, यह सब आपके मूड को प्रभावित करता है, आपके प्रदर्शन को ऊंचा या नीचा करता है। उदाहरण के लिए, मारी कोंडो एक क्लाइंट के साथ काम कर रही थीं, जिसके पास 4-5 पुरानी डायरीज थीं, सब अधूरी, पन्ने उलझे हुए, पुराने नोट्स, मिक्सअप। उस क्लाइंट को लगता था कि वह बेहद ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि उसने तो सब कुछ लिख लिया था, हर आइडिया कैप्चर कर लिया। लेकिन जब मारी ने उससे पूछा, क्या इन डायरीज से आपको सच्ची जॉय मिलती है? क्या ये आपको काम में प्रेरित करती हैं या सिर्फ बोझ लगती हैं? तो वह थोड़ा रुक गया, सोचा और फिर स्वीकार किया कि नहीं, ये मुझे और ज्यादा परेशान कर देती हैं, ढूंढने में समय लगता है और मन भटक जाता है। फिर उन्होंने सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी की नोटबुक चुनी जो उसका फेवरेट कलर और डिजाइन की थी, जो छूने में ही अच्छी लगती थी। अब सब कुछ उसी में ट्रांसफर हो गया, साफ, मिनिमल और माइंड को क्लियर रखने वाला। इस चैप्टर में विस्तार से बताया गया है कि आपके आसपास की चीजें, चाहे फिजिकल हों या डिजिटल, न सिर्फ काम की एफिशिएंसी पर असर डालती है, बल्कि मेंटल पीस और इमोशनल बैलेंस पर भी। इसलिए अगली बार जब आप कोई फोल्डर खोलें, कोई फाइल देखें या कोई ऑब्जेक्ट हाथ में लें, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह मुझे काम में जॉय देता है? क्या यह मेरी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है? अगर जवाब हाँ नहीं है, तो उसे सम्मानपूर्वक अलविदा कहिए, क्योंकि जॉय से भरा हुआ स्पेस आपकी प्रोडक्टिविटी को न सिर्फ दोगुना कर सकता है, बल्कि आपके काम को एक नया आयाम दे सकता है, जहां हर टास्क एक आनंद बन जाता है। चैप्टर 4, कागज का जाल कैसे पेपर वर्क आपका दिमाग जाम कर देता है। मारी कोंडो इस चैप्टर में एक ऐसी समस्या उठाती है जो लगभग हर कामकाजी व्यक्ति से गुजरती है, चाहे वह छोटा ऑफिस हो या बड़ा कॉर्पोरेट हाउस, घर का होम ऑफिस हो या ट्रेडिशनल वर्कप्लेस। कागजों का अनियंत्रित ढेर, रिसीट्स जो जमा होती जाती हैं, बिल्स जो पुराने हो जाते हैं लेकिन फेंकते नहीं बनता, रिपोर्ट्स जो कभी पढ़ी ही नहीं जाती, फॉर्म्स और फोटोकॉपीज जो सुरक्षित रखने के नाम पर इकट्ठी हो जाती है। हमें लगता है कि शायद ये सब जरूरी हैं, किसी दिन काम आ जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कागज जरूरी कम और बोझ ज्यादा बन जाते हैं, जगह घेरते हैं और मन को परेशान करते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक क्लाइंट के ऑफिस में मारी कोंडो ने 3 बड़े बड़े डब्बों में पेपर वर्क का ढेर पाया, सालों पुरानी चीजें, डुप्लीकेट कॉपीज, आउटडेटेड डॉक्यूमेंट्स। जब सॉर्टिंग की प्रक्रिया शुरू की गई तो आश्चर्यजनक रूप से 80% चीजें ऐसी निकलीं जो या तो पूरी तरह आउटडेटेड थीं या फिर किसी काम की बिल्कुल नहीं। मारी का प्रिंसिपल बेहद सिंपल लेकिन प्रभावी है। सभी कागजों को 3 कैटेगरीज में बांटिए। 1, अभी तुरंत जरूरी जो डेली यूज में है। 2, थोड़े समय के लिए रखने वाली जो शॉर्ट टर्म रेफरेंस हैं। और तीसरी, कभी नहीं जरूरी जो बेकार हैं। ज्यादातर लोग तीसरी कैटेगरी को पकड़कर बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि क्या पता आगे काम आ जाए, लेकिन यह क्लटर सिर्फ फिजिकल जगह ही नहीं खाता, बल्कि मेंटल स्पेस को भी जाम कर देता है, आपको अनावश्यक चिंता में डाल देता है। अगर कोई कागज आपको डेली डिसीजन लेने में मदद न कर रहा हो या लीगल सेफ्टी न दे रहा हो, तो उसे स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर सम्मानपूर्वक डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि जितना आपका पेपर वर्क साफ सुथरा होगा, उतना ही आपका माइंड रिलैक्स्ड रहेगा, फोकस्ड रहेगा और आप नए आइडियाज पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, बिना पुरानी अव्यवस्था के बोझ तले दबे। चैप्टर 5, डिजिटल दुनिया की सफाई, फाइल्स, फोल्डर्स और इनबॉक्स को हल्का कीजिए। मारी कोंडो और स्कॉट सोनशाइन स्पष्ट रूप से मानते हैं कि आज के डिजिटल युग में फिजिकल क्लटर से भी ज्यादा खतरनाक और अदृश्य खतरा है। डिजिटल क्लटर, हजारों अनरीड ईमेल्स जो इनबॉक्स में पड़े सड़ रहे हैं, डेस्कटॉप पर रैंडम फाइल्स जो बिखरी हुई हैं, जैसे कोई डिजिटल कचरा, 10-10 फोल्डर्स में वही दस्तावेज बार बार डुप्लीकेट कॉपीज में सेव हो चुके हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें लगता है क्योंकि यह सब दिख नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर बार जब आप अपना कंप्यूटर या फोन खोलते हैं,
हर बार जब इनबॉक्स लोड होता है और हजारों नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है, एक गहरी मेंटल एग्जॉस्टन शांतिपूर्वक लेकिन लगातार बनती जाती है, जो आपको अंदर से खोखला कर देती है। उदाहरण के तौर पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मारी कोंडो को बताया कि उसका लैपटॉप इतना स्लो हो गया है कि काम करना ही मुश्किल हो गया, हर क्लिक में देरी लगती है। मारी ने जब देखा तो डेस्कटॉप पर 200 से ज्यादा आइकॉन्स बिखरे थे, 5-5 GB की अनावश्यक फाइल्स पड़ी थीं और 10 साल पुराने स्कैन किए गए दस्तावेज जो कभी ओपन ही नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ इतना किया, अननेसेसरी फाइल्स को तुरंत डिलीट किया, फोल्डर्स को रिनेम किया और ग्रुपिंग की, जैसे करंट प्रोजेक्ट्स, आर्काइव, रेफरेंस और इनबॉक्स के लिए ऑटोमेटेड फिल्टर्स सेट किए जो स्पैम या अनरिलेटेड मेल्स को अलग कर दें। 3 दिन बाद ही उस इंजीनियर ने उत्साहित होकर मैसेज भेजा, मैं ऐसा काम कर रहा हूं जो पिछले 6 महीनों से टलता चला आ रहा था। अब लैपटॉप भी तेज चल रहा है और मेरा दिमाग भी जैसे एक नई स्पीड मिल गई हो। आपका डिजिटल स्पेस सीधे आपके अटेंशन स्पैन को प्रभावित करता है, आपकी इमोशनल क्लैरिटी को और यहां तक कि आपके डेली मूड को भी। इसलिए उन ईमेल्स से अनसब्सक्राइब कर दीजिए जिन्हें आप कभी खोलते ही नहीं। फाइल्स को रिनेम कर दीजिए ताकि इंस्टेंटली पता चल जाए कि क्या है अंदर, और डिलीट कर दीजिए वह सब जो सिर्फ क्या पता काम आए के डर से रखा हुआ है। क्योंकि डिजिटल सफाई न सिर्फ आपके डिवाइस को हल्का करती है बल्कि आपके दिमाग की सफाई भी करती है, आपको फ्री स्पेस देती है जहां नई क्रिएटिविटी पनप सके। चैप्टर 6, काम में मीनिंग कैसे लौटे जब आप बेकार चीजें हटाते हैं। मारी कोंडो कहती हैं कि जब आप अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा करते हैं तो सिर्फ फिजिकल या डिजिटल जगह ही नहीं खाली होती, बल्कि आपके काम का असली मीनिंग, उसका मूल उद्देश्य भी साफ होने लगता है, जैसे कोहरे का पर्दा हट जाए। बहुत बार हम किसी काम को चुनते हैं क्योंकि शुरुआत में वह हमें प्यार होता है, पैशन फील होता है, लेकिन समय के साथ वह रूटीन, तनाव और बोझ में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके आसपास इतनी डिस्ट्रैक्शंस जमा हो जाती हैं, अनावश्यक पेपर वर्क, फॉर्मेलिटीज, पुरानी फाइल्स, अनरिलेटेड टास्क्स, कि असली पैशन दब सा जाता है, गायब हो जाता है। उदाहरण के तौर पर एक ग्राफिक डिजाइनर था जो कभी आर्ट को लेकर बेहद पैशनेट था, रंगों और डिजाइन्स में खो जाता था, लेकिन अब सिर्फ क्लाइंट्स के चक्कर, एंडलेस डेडलाइंस और अव्यवस्थित स्टूडियो के बीच खुद को पूरी तरह खोया हुआ महसूस कर रहा था। मारी ने उनसे बस एक सलाह दी, अपने स्टूडियो में सिर्फ वो चीजें रखें जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को जगाएं, जो आपको प्रेरित करें। उन्होंने सब कुछ साफ किया, पुरानी स्केचेस जो अधर में लटकी थीं, बेकार ड्राफ्ट्स जो कभी यूज नहीं हुए, टूटे हुए टूल्स जो जगह घेर रहे थे। अब स्टूडियो में सिर्फ वो चीजें बचीं जो उन्हें सच में इंस्पायर करती थीं, फेवरेट कलर पेंसिल्स, एक मोटिवेशनल पोस्टर और क्लीन वर्क एरिया। 1 महीने बाद उन्होंने अपना सबसे ओरिजिनल और क्रिएटिव आर्ट वर्क बनाया जो क्लाइंट्स ने सराहा भी। लेखक कहती हैं कि जब आप अपना वर्क स्पेस हल्का और मीनिंगफुल बनाते हैं तो आपका माइंड खुद ही उन चीजों पर फोकस करने लगता है जो आपके काम को फिर से जिंदा बनाती हैं, जो आपको याद दिलाती हैं कि क्यों आपने यह काम चुना था। काम से फिर से गहरा कनेक्शन बनाना पूरी तरह संभव है, बस उसके आसपास का नॉन एसेंशियल क्लटर हटाना होगा और फिर आप देखेंगे कि पैशन कैसे वापस लौट आता है। चैप्टर 7, दूसरों की चीजों को कैसे हैंडल करें जब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। ये एक ऐसी स्थिति है जो कामकाजी जीवन में बहुत कॉमन है और कई लोगों को इससे जूझना पड़ता है। आपने अपनी जगह को परफेक्टली ऑर्गेनाइज कर लिया, सब कुछ जॉयफुल और क्लियर है, लेकिन कोलीग्स या टीम मेंबर्स या यहां तक कि परिवार वाले अगर होम ऑफिस है, अब भी क्लटर फैलाते रहते हैं, पेपर्स यहां वहां, शेयर्ड स्पेस में अव्यवस्था। मारी कोंडो मानती हैं कि आप कभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रह सकते, खासकर शेयर्ड एनवायरनमेंट में, लेकिन आप हमेशा अपनी रिएक्शन को चुन सकते हैं, अपनी एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक महिला ने मारी कोंडो को बताया कि उसके शेयर्ड ऑफिस में एक कोलीग हर जगह पेपर, बुक्स, मग्स और रैंडम चीजें फैला देता था, जिससे उसकी क्लीन स्पेस भी प्रभावित हो जाती। मारी ने उसे सलाह दी कि उनकी चीजों को खुद मत छुएं, बस अपनी जगह को जॉय से भरिए,
एक फ्रेश प्लांट रखिए, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखिए और पॉजिटिव वाइब्स बनाए रखिए। उस महिला ने अपनी मेज को हमेशा व्यवस्थित रखा, एक छोटा सा इंस्पायरिंग आइटम ऐड किया और धीरे धीरे उस मैसी कोलीग ने खुद नोटिस किया कि उनकी टेबल कितनी शांत, क्लियर और प्रोडक्टिव लगती है। अंततः वह भी सफाई रखने लगा और पूरा स्पेस बेहतर हो गया। लेखक कहती हैं कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे असरदार तरीका है खुद में बदलाव लाकर एग्जाम्पल बनना। आपकी एनर्जी कंटेजियस होती है, इंस्पायरिंग होती है। जब आप अपने स्पेस को क्लैरिटी, रिस्पेक्ट और पॉजिटिविटी से भरते हैं तो आसपास के लोग भी सबकॉन्शियसली इंस्पायर्ड महसूस करते हैं और धीरे धीरे पूरा एनवायरनमेंट बदलने लगता है। चैप्टर 8, मीटिंग्स को भी मिल सकती है खुशी। केओस से क्लैरिटी तक मारी कोंडो और स्कॉट सोनशाइन बताते हैं कि काम में सबसे ज्यादा समय लेने वाली और थकाने वाली चीजों में से एक है बिना मीनिंग वाली अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स। कई बार तो मीटिंग इसीलिए रखी जाती है क्योंकि ऐसा करना जरूरी है या हमेशा से करते आ रहे हैं, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद भी कोई क्लियर डिसीजन नहीं होता, कोई एक्शन प्लान नहीं बनता और लोग उसी कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन में लौट जाते हैं। समय बर्बाद हो जाता है। उदाहरण के तौर पर एक टीम लीडर ने मारी से शिकायत की कि उसकी टीम हर हफ्ते 3-4 मीटिंग्स करती है, लेकिन काम में कोई खास फर्क नहीं आता, सब बिखरा रहता है। मारी ने उसे एक सिंपल लेकिन पावरफुल अप्रोच दी। हर मीटिंग शुरू करने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछो, इस मीटिंग का सटीक मकसद क्या है? क्या यह रिजल्ट ओरिएंटेड है? फिर क्लियर एजेंडा लिखो, समय सीमा तय करो, जैसे 30 मिनट ही रखो। अननेसेसरी लोगों को एक्सक्लूड करो जो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे और मीटिंग के अंत में एक्शन पॉइंट्स को सबके साथ शेयर करो। फॉलो अप डेट सेट करो। 3 हफ्तों में ही उनकी मीटिंग्स की संख्या आधी हो गई, लेकिन आउटकम्स 2 गुने हो गए। लोग ज्यादा फोकस्ड, एनर्जेटिक महसूस करने लगे। लेखक बताते हैं कि जब आप मीटिंग्स को कॉन्शियसली ऑर्गेनाइज करते हैं तो सिर्फ समय ही नहीं बचता, बल्कि काम में ऑनरशिप की फीलिंग आती है, टीम की एनर्जी बढ़ती है और हर मीटिंग केओस की बजाय क्लैरिटी और वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन का स्रोत बन जाती है, जो काम को आनंदमय बनाती है। चैप्टर 9, जब खुशी अकेले नहीं टीम के साथ आती है। मारी कोंडो कहती हैं कि काम में जॉय सिर्फ आपकी पर्सनल डेस्क तक सीमित नहीं रहती, यह एक टीम थिंग है। एक ऑर्गेनाइज्ड टीम कल्चर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अपलिफ्ट कर सकती है, ऊंचा उठा सकती है। जब हर व्यक्ति अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, स्पेस और काम को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है, तो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी बनती है जो संक्रामक होती है। उदाहरण के तौर पर एक आईटी कंपनी में मारी कोंडो ने एक फुल डे वर्कशॉप आयोजित की, जहां हर एम्प्लॉय ने अपने टेबल से शुरू करके मीटिंग रूम, शेयर्ड शेल्व्स, इवन पेंट्री और कॉमन एरियाज तक सब कुछ ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने हर जगह वही सवाल पूछा, क्या यह चीज हमारे काम में जॉय ला रही है? क्या यह टीम को सपोर्ट कर रही है? शुरू में सबको यह एक्सरसाइज थोड़ी अजीब और टाइम कंज्यूमिंग लगी, लेकिन धीरे धीरे सबने देखा कि काम कितना आसान हो गया। एक दूसरे की रिस्पेक्ट बढ़ गई, ऑफिस का माहौल शांत लेकिन मोटिवेटेड हो गया और प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त इजाफा हुआ। लेखक कहते हैं कि जब एक पूरी टीम इंटेंशनली स्पेस बनाती है तो उस कल्चर में नेगेटिविटी, ब्लेम गेम या फ्रस्ट्रेशन जैसी चीजों की कोई जगह नहीं बचती। क्लटर हटाने से सिर्फ फिजिकल चीजें ही नहीं हटती, बल्कि ब्लेम, ईगो और अनप्रोडक्टिव एनर्जीज भी कम हो जाती हैं। और यही होता है जॉय एट वर्क, एक शेयर्ड जर्नी जहां सब मिलकर खुशी का निर्माण करते हैं। चैप्टर 10, डिसीजन लेना आसान बनाएं। कम चीजें, ज्यादा साफ सोच। मारी कोंडो और स्कॉट सोनशाइन इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल फैक्ट पर चर्चा करते हैं कि जब आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, तो दिमाग ज्यादा उलझ जाता है, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि जितनी ज्यादा चॉइसेस होंगी उतना बेहतर, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। बहुत ज्यादा फाइल्स, टूल्स, बैकअप प्लान्स, ये सब डिसीजंस की स्पीड को धीमा कर देते हैं, कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक एचआर मैनेजर ने अपने कंप्यूटर में 10 से ज्यादा सॉफ्टवेयर टूल्स इंस्टॉल कर रखे थे, क्योंकि उसे लगता था
हर टूल किसी न किसी दिन काम आ सकता है, कुछ ईमेल मैनेजमेंट के लिए, कुछ टास्क ट्रैकिंग के लिए। लेकिन हर बार काम शुरू करने से पहले उसे सोचना पड़ता कि किस टूल में जाएं, इससे टाइम वेस्ट होता। मारी ने उससे कहा, सिर्फ उसी टूल को रखो जो काम में जॉय स्पार्क करे और इफिशिएंसी बढ़ाए। उसने बाकी सब अनइंस्टॉल कर दिए। अब सिर्फ 1-2 कोर टूल्स यूज करता है और उसका डिसीजन मेकिंग तेज, साफ और कॉन्फिडेंट हो गया। लेखक कहते हैं कि कम चीजें रखने का मतलब है ज्यादा तेज और स्पष्ट निर्णय, क्योंकि जब सामने सिर्फ वही चीजें हों जो आपके लिए वाकई काम की हैं, तो दिमाग भी पूरे फोकस से काम करता है, बिना डिस्ट्रैक्शन के। चैप्टर 11, कभी तो काम आएगा। इस सोच से बाहर कैसे निकलें? इस चैप्टर में मारी कोंडो हमारी सबसे कॉमन और जिद्दी सोच पर सीधी बात करती है। इस चीज को फेंकू नहीं, क्या पता आगे कभी काम आ जाए। यही सोच है जो हमें सब कुछ संभालते रहने पर मजबूर कर देती है, चाहे फिजिकल चीजें हों जैसे पुरानी नोटबुक्स या डिजिटल क्लटर जैसे अनरीड ईमेल्स। लेकिन हर बार जब आप यह सोचते हैं तो आप अपना एक हिस्सा पास्ट में बांध लेते हैं, फ्यूचर के लिए स्पेस कम करते जाते हैं और प्रेजेंट में फंस जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक क्लाइंट ने मारी कोंडो को बताया कि उसने अपने पिछले 7 जॉब्स की सारी नोटबुक्स संभाल रखी थीं, क्योंकि कभी उनमें से कुछ पुराना आइडिया काम आ सकता है। मारी ने उसे एक गहरी बात कही, अगर कोई चीज आपके आज के काम में नहीं आ रही तो वह शायद फ्यूचर में भी नहीं आएगी, क्योंकि आपका काम इवॉल्व हो चुका है। फिर उन्होंने सिर्फ उन नोट्स को रखा जो आज के रोल के लिए रेलेवेंट थे, बाकी सबको स्कैन करके डिजिटल आर्काइव में डाल दिया या सम्मानपूर्वक डिस्कार्ड कर दिया। लेखक कहते हैं कि आपका स्पेस आपको सपोर्ट करना चाहिए, गिल्ट या डर से भरा नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज सिर्फ कभी काम आएगी के डर से रखी है, तो खुद से पूछिए, क्या मैं ट्रस्ट करता हूं कि जब असली जरूरत होगी तब मुझे सही सॉल्यूशन मिल जाएगा? क्योंकि जब आप इस भरोसे के साथ चलते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं, फ्री महसूस करते हैं, और यहीं से जॉय की शुरुआत होती है, एक नई आजादी। चैप्टर 12, जो चीजें दिखाई नहीं देती, इमोशनल क्लटर से कैसे निपटें। मारी कोंडो और स्कॉट सोनशाइन बताते हैं कि कभी-कभी सबसे भारी और दर्दनाक क्लटर वह होता है जो आंखों से दिखता नहीं, लेकिन हम हर पल उसे अपने अंदर महसूस करते हैं। यह इमोशनल क्लटर है, वे थॉट्स, फीलिंग्स जो हमें रोकते हैं, जैसे मैं अच्छा इनफ नहीं हूं, मुझे सब कुछ परफेक्टली करना ही है वरना फेल हो जाऊंगा, अगर गलती हुई तो क्या होगा, सब मुझे जज करेंगे। इन्हीं डाउट्स, फियर्स, गिल्ट और नेगेटिव बिलीफ्स की वजह से हम जरूरी डिसीजंस लेने से डरते हैं, काम टालते रहते हैं और खुद को हमेशा स्टक, फंस हुआ महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक एंटरप्रेन्योर ने मारी कोंडो से कहा कि उसके पास सब कुछ है, अच्छा ऑफिस, ढेर सारे क्लाइंट्स, पैसा भी कमाता है, फिर भी अंदर से खालीपन, बेचैनी महसूस होती है। जब मारी ने उससे उसकी पर्सनल चीजें देखने को कहा तो उसने एक पुराना रिजेक्शन लेटर निकाला जो सालों से उसकी ड्रॉअर में पड़ा सड़ रहा था। वो लेटर हर बार उसे याद दिलाता था कि मैं फेलियर हूं, मुझे सफलता नहीं मिलेगी। मारी ने बस इतना कहा, जो आपको रोकता है वह आपकी ग्रोथ में कोई जगह नहीं पा सकता, इसे जाने दो। उसने वह लेटर सम्मानपूर्वक फाड़ दिया और उस दिन से उसकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस पूरी तरह बदल गई, नए आइडियाज फ्लो होने लगे। लेखक बताते हैं कि इमोशनल क्लटर भी वैसा ही होता है जैसे फिजिकल या डिजिटल क्लटर। जैसे हम कागज, फाइल्स या बेकार चीजें हटाते हैं, वैसे ही हमें उन इमोशन से भी आगे बढ़ना होता है जो हमें पीछे खींचते हैं, हमें छोटा महसूस कराते हैं। इसे साफ करने से मन हल्का होता है और जॉय स्पेस क्रिएट होती है। चैप्टर 3, सफलता की अपनी डेफिनेशन बनाइए जो दिल से जुड़ी हो। इस चैप्टर में मारी कोंडो और स्कॉट सोनशाइन कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग उस सक्सेस को चेज करते हैं जो शायद उन्हें कभी चाहिए ही नहीं थी। समाज की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली प्रेशर या पास्ट कंडीशनिंग के हिसाब से सोचते हैं कि सफलता का मतलब है हाई प्रमोशन, बड़ा घर, लग्जरी कार या हर कोई मुझे एडमायर करे। लेकिन क्या वह सच में आपकी खुशी है, आपका असली पैशन? उदाहरण के तौर पर एक मीडिया एग्जीक्यूटिव से मारी कोंडो मिली जिसने हाई सैलरी, बड़ा कैबिनेट और पूरा स्टाफ होने के बावजूद हर दिन एंजाइटी,
फ्रस्ट्रेशन और खालीपन महसूस किया। मारी ने पूछा, आप अपनी जॉब में किस पल को सबसे ज्यादा याद करते हैं? कब आपको सबसे ज्यादा जॉय मिली? उसने जवाब दिया, जब मैं इंटर्न था और फील्ड में जाकर रियल स्टोरीज कलेक्ट करता था, लोगों से कनेक्ट होता था। मारी ने कहा, शायद वही आपकी असली सक्सेस है, वही जो आपके दिल से जुड़ी है। कुछ महीनों में उसने रोल चेंज किया। अब वह फील्ड वर्क करता है, कम कमाता है, लेकिन खुश है, संतुष्ट है। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने स्पेस और माइंड को क्लियर करते हैं तो अंदर से वह आवाज साफ सुनाई देने लगती है जो बताती है, मुझे सच में क्या चाहिए, मेरा ट्रू पर्पस क्या है। और यही क्लैरिटी आपको खुश, इंटेंशनल और जॉयफुल बनाती है, एक सच्ची लाइफ। चैप्टर 14, जब काम बोझ नहीं एक अनुभव बन जाता है। मारी कोंडो और स्कॉट सोनशाइन बताते हैं कि हम ज्यादातर लोग काम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टारगेट लिस्ट या एंडलेस डेडलाइंस के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम काम को एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, एक जर्नी की तरह देखें? जब आप काम में पूरी मौजूदगी के साथ डूब जाते हैं, हर टास्क को महसूस करते हैं, हर इंटरेक्शन को वैल्यू देते हैं, हर सोच को पर्पस से जोड़ते हैं, तो वह बोरिंग रूटीन भी एक पर्पसफुल जर्नी बन जाती है। उदाहरण के तौर पर एक अकाउंटेंट से मारी ने पूछा, आपका काम बहुत मैकेनिकल लगता है नंबर्स के साथ, क्या आपको इसमें कभी खुशी मिलती है? उसने जवाब दिया, जब मैं किसी क्लाइंट की फाइनेंशियल कंफ्यूजन को साफ कर देता हूं, उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान देखता हूं। मारी ने कहा, वहीं से शुरुआत कीजिए। हर टास्क को उस इंटेंशन से देखिए कि आप किसी को क्लैरिटी, सपोर्ट दे रहे हैं। धीरे धीरे उस अकाउंटेंट का काम बोरिंग रूटीन से पर्पसफुल हेल्पिंग हैंड में बदल गया। वह खुश महसूस करने लगा। लेखक कहते हैं कि काम सिर्फ नंबर्स, टारगेट्स, रिपोर्ट्स नहीं होता, वह लोगों से जुड़ा होता है, इमोशंस से। और जब आप उस कनेक्शन को महसूस करते हैं, तभी आप काम में सच्ची जॉय पा सकते हैं, एक डीप सेटिस्फैक्शन। चैप्टर 15, हर दिन की शुरुआत एक साफ जगह से। मारी कोंडो इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल आदत पर जोर देती है कि जैसे आप हर दिन नहाकर फ्रेश होकर दिन शुरू करते हैं, वैसे ही वर्क स्पेस को भी हर दिन फ्रेश करने की जरूरत है। सुबह सुबह डेस्क पर आते ही अगर कल की गड़बड़ी, फैली हुई फाइल्स, पेंडिंग स्टिकी नोट्स या अनक्लियर स्पेस हो, तो दिन की शुरुआत ही थकी हारी लगती है, मोटिवेशन लो हो जाता है। उदाहरण के तौर पर एक ऑथर ने मारी कोंडो को बताया कि वह रोज लिखने बैठता है, लेकिन कुछ लाइंस के बाद ही डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, फोकस टूट जाता है। मारी ने उसका राइटिंग स्पेस देखा, नोट्स, पुराने ड्राफ्ट्स, किताबें, कॉफी स्टेन्स सब टेबल पर बिखरे थे। मारी ने उसे एक आसान रूटीन दिया, रात को काम खत्म करके सिर्फ 5-10 मिनट डेस्क को साफ करें, लैपटॉप बंद करें, पेन को उसकी जगह पर रख दें और एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड नोट लिखें कि आज क्या अच्छा हुआ। सिर्फ एक हफ्ते में उसने महसूस किया कि हर सुबह जैसे नया इंस्पिरेशन, नई फ्रेश एनर्जी मिल रही है, वर्ड्स फ्लो हो रहे हैं। लेखक बताते हैं कि आपका माइंड वह अब्सॉर्ब करता है जो आंखों के सामने होता है। जब स्पेस साफ और इंटेंशनल होता है तो दिन क्लैरिटी और पॉजिटिविटी से शुरू होता है, और यहीं से जॉय एट वर्क सच में जिंदगी का हिस्सा बनता है, एक डेली रिचुअल। चैप्टर 16, काम और जिंदगी संतुलन नहीं, एक रिश्ता। मारी कोंडो और स्कॉट सोनशाइन इस चैप्टर में एक गहरी फिलॉसॉफिकल बात कहते हैं जो हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस की दौड़ में फंसे लोगों के लिए आंखें खोल देती है। हम हमेशा बैलेंस की बात करते हैं, लेकिन शायद हमें वर्क लाइफ रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि काम और जिंदगी दो अलग अलग बॉक्स नहीं हैं। अगर काम में तनाव, अव्यवस्था है तो उसका असर घर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ तक जाता है, और अगर पर्सनल लाइफ में बेचैनी, गिल्ट है तो काम में फोकस, एनर्जी नहीं आती। इसीलिए परफेक्ट बैलेंस का आइडिया शायद अन्यायपूर्ण है, क्योंकि लाइफ परफेक्ट नहीं होती। असल जरूरत है एक हेल्दी रिश्ता बनाने की, जहां दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, ग्रोथ दें। उदाहरण के तौर पर एक वर्किंग मदर को मारी ने कोच किया जो गिल्ट और प्रेशर से जूझ रही थी। उसे लगता था कि काम में अच्छा परफॉर्म करने से मां के रोल में फेल हो रही है, और उल्टा भी। मारी ने एक नई अप्रोच दी, हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट खुद के साथ बिताओ। काम और घर दोनों रोल से बाहर निकलकर सिर्फ अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट हो। उसने प्रैक्टिस शुरू की, मॉर्निंग जर्नलिंग, शॉर्ट वॉक इन नेचर या सिंपल मेडिटेशन।
धीरे धीरे उसका माइंड कालम हो गया, गिल्ट कम हुआ और वह काम और पेरेंटिंग दोनों में ज्यादा प्रेजेंट, ज्यादा इफेक्टिव हो पाई। लेखक कहते हैं कि काम और जिंदगी के बीच कंपटीशन या बैलेंस की होड़ मत लगाइए, बल्कि एक समझदार रिश्ता बनाइए। जब आप इनर क्लैरिटी से हर रोल निभाते हैं तो गिल्ट की जगह ग्रेटिट्यूड आ जाता है और दोनों साथ चलने लगते हैं, अगर आप उन्हें लड़ने न दें बल्कि सपोर्ट करने का मौका दें। चैप्टर 17, जब काम सिर्फ सर्वाइवल नहीं पर्पस बन जाए। मारी कोंडो और स्कॉट सोनशाइन कहते हैं कि बहुत से लोग काम को सिर्फ सर्वाइवल का टूल मानते हैं, रोटी कमाने का, ईएमआई चुकाने का, फैमिली की जिम्मेदारी निभाने का। लेकिन जब काम से सिर्फ सर्वाइवल बच जाता है और पर्पस, मीनिंग गायब हो जाता है, तब थकावट गहरी हो जाती है, बर्नआउट का खतरा बढ़ जाता है। काम तब सच में खुशी और संतुष्टि देता है जब वह किसी बड़े मकसद से जुड़ता है, जब लगे कि जो कर रहे हैं उससे किसी की जिंदगी में सकारात्मक फर्क पड़ रहा है, सोसाइटी को वैल्यू ऐड हो रही है। उदाहरण के तौर पर एक कॉल सेंटर एम्प्लॉय ने मारी कोंडो को बताया कि वह रोज कस्टमर कंप्लेंट्स सुन सुनकर मेंटल बर्नआउट फील करता है, काम बोझ लगता है। मारी ने एक सवाल पूछा, क्या कभी किसी कॉल के बाद लगा कि आपने किसी की मदद की, कोई राहत दी? उसने याद किया, एक एल्डरली कस्टमर थे जिन्हें प्रोसेस समझ नहीं आ रही थी। मैंने पेशेंटली एक्सप्लेन किया और कॉल खत्म होते ही उन्होंने कहा, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी, थैंक यू। मारी ने कहा, वही मोमेंट को पकड़िए, उसे रोज के काम में ढूंढिए, हर कॉल को हेल्पिंग मोमेंट की तरह देखिए। अब वह हर कॉल को इस नजरिए से लेने लगा, मैं यहां किसी को ईज, क्लैरिटी देने आया हूं। उसका वही रूटीन जॉब अब सेंस ऑफ मीनिंग, पर्पस से भर गया। लेखक बताते हैं कि काम में पर्पस अचानक नहीं आता, वह तभी दिखता है जब आप क्लैरिटी से देखें कि आपका छोटा सा एक्शन भी किसी के लिए कितनी बड़ी राहत, सपोर्ट बन सकता है, और यह रियलाइजेशन जॉय को जन्म देता है। चैप्टर 18, जब छुट्टी गिल्ट नहीं ग्रोथ का हिस्सा बन जाए। मारी कोंडो और स्कॉट सोनशाइन इस चैप्टर में एक ऐसी सच्चाई पर जोर देते हैं जो कामकाजी संस्कृति में अक्सर इग्नोर की जाती है। काम से दूरी, रेस्ट, छुट्टी भी काम का ही हिस्सा है, ग्रोथ का जरूरी इंग्रेडिएंट। बहुत लोग छुट्टी लेते समय गिल्ट फील करते हैं, लगता है कि मैं काम छोड़ रहा हूं, पीछे रह जाऊंगा, टीम पर बोझ डाल रहा हूं। लेकिन अगर आप खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे, स्पेस नहीं देंगे, तो बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देंगे? उदाहरण के तौर पर एक मैनेजर छुट्टी पर गया लेकिन हर दिन ऑफिस ईमेल्स चेक करता रहा, फोन पर अवेलेबल रहता। वो ऑफिशियली छुट्टी पर था लेकिन मेंटली काम में फंसा। मारी ने कहा, अगर आप फिजिकली दूर होकर भी मेंटली वहीं हो तो ना काम में हो ना रेस्ट में। उन्होंने डिजिटल डिटॉक्स, वेकेशन ट्राई करने को कहा, बिना नोटिफिकेशंस, बिना ईमेल के, सिर्फ नेचर, फैमिली के साथ 5-7 दिन। लौटने पर उसने महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा फोकस्ड, क्रिएटिव और एनर्जेटिक था, नए आइडियाज के साथ। लेखक कहते हैं कि रेस्ट कोई लग्जरी नहीं बल्कि ग्रोथ का कोर पार्ट है। जब आप खुद को ब्रीदिंग स्पेस देते हैं तभी फिर से काम में वह फ्रेश एनर्जी, क्लैरिटी ला पाते हैं जो सच्ची प्रोडक्टिविटी और जॉय का आधार है। चैप्टर 19, जब काम में भरोसा आता है, लेटिंग गो का जादू। मारी कोंडो और स्कॉट सोनशाइन कहते हैं कि काम में अक्सर हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर टास्क, हर डिटेल, हर प्रोसेस हमारे हाथ में हो, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन यही कंट्रोल की लालसा स्ट्रेस, बर्नआउट और टीम पर शक का कारण बनती है। असली खुशी और ग्रोथ तब आती है जब आप लेटिंग गो सीखते हैं, डेलीगेट करना, ट्रस्ट करना और मानना कि हर काम सिर्फ आपके जरिए ही नहीं पूरा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक स्टार्टअप फाउंडर हर छोटी चीज खुद करता था, सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर एचआर इंटरव्यूज तक। कहता था, मैं नहीं करूंगा तो क्वालिटी नहीं आएगी। मारी ने पूछा, क्या आपने कभी टीम को पूरी तरह ट्रस्ट करके कोई प्रोजेक्ट सौंपा है? वो चुप हो गया। मारी ने एनकरेज किया कि एक छोटा प्रोजेक्ट पूरी तरह टीम को हैंडओवर करो, खुद सिर्फ ऑब्जर्वर बनो। नतीजा, टीम ने न सिर्फ टाइम पर पूरा किया बल्कि नए इनोवेटिव आइडियाज ऐड किए जो फाउंडर ने सोचे भी नहीं थे, और उसका ट्रस्ट बढ़ा। लेखक कहते हैं
कि कंट्रोल छोड़ने से स्पेस बनता है क्रिएटिविटी के लिए, टीम ट्रस्ट के लिए और खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए। काम में ग्रोथ का बड़ा पार्ट है लेटिंग गो विद ट्रस्ट, क्योंकि खुशी कंट्रोल में नहीं बल्कि शेयरिंग और एम्पावरिंग में है। चैप्टर 20, जब काम, खुशी और जीवन एक हो जाते हैं। मारी कोंडो और स्कॉट सोनशाइन कहते हैं कि सच्ची प्रोडक्टिविटी और फुलफिलमेंट तब आता है जब काम सिर्फ जिम्मेदारी या हैबिट न रह जाए बल्कि जीवन का सच्चा इंटीमेट हिस्सा बन जाए। कई लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं लेकिन अंदर से खाली, डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि काम में जॉय नहीं, सिर्फ रूटीन है। लेकिन अगर आप अपने आसपास की चीजों को साफ, मीनिंगफुल और इंटेंशनल बना दें, स्पेस, टास्क्स, रिलेशनशिप्स, तो काम आपको थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा देता है, चार्ज करता है। उदाहरण के तौर पर एक यंग एम्प्लॉय ने जब अपने टेबल से सिर्फ 3 नॉन यूजफुल चीजें हटाईं, एक पुरानी मग, अननेसेसरी नोट्स, एक बेकार फाइल, तो उसने महसूस किया कि माइंड हल्का हो गया, क्लैरिटी आई। काम वही था लेकिन अब वह उसे एंजॉय कर पा रहा था, नए कनेक्शंस बना रहा था। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर दिन थोड़ी सी साफ थिंकिंग, थोड़ा पर्पस और थोड़ी जॉय के साथ काम करें तो धीरे धीरे काम, खुशी और जीवन एक हो जाते हैं, एक हार्मोनियस फ्लो बन जाता है। फाइनल कंक्लूजन, अगर आपने यह किताब पूरी सुनी है तो अब आप जानते हैं कि काम की जगह साफ करना सिर्फ जगह को सुंदर या ऑर्गेनाइज्ड बनाने की बात नहीं है, बल्कि यह मन की शांति, रिश्तों की मजबूती, करियर की ग्रोथ और ओवरऑल खुशहाल जीवन बनाने की शुरुआत है। यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है जो आपको अंदर से बदल देती है। अगली ऑडियो बुक जरूर सुनिए, द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप बाय मारी कोंडो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन ऑफ एंड स्क्रीन पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद कि आपने गोल्लारी बुक्स के इस सफर में साथ दिया। हम मिलते हैं अगली किताब में।